हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीशचंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिनाल के बारे में चर्चा करेंगे। फिनाल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट से, और इसके पहले हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में देखा, ईथर के बारे में देखा। एल्कोहल में आपको OH दिखाई दिया था, आज फिनाल में भी OH दिखाई देगा। यहाँ पर जो OH है वो फिनालिक OH होगा, जबकि एल्कोहल में जो OH था वो एल्कोहलिक OH था। मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से एल्कोहल में था ROH। यहाँ से जो OH लगा हुआ था वो R से लगा हुआ था। R मतलब तो कार्बन, कार्बन यहाँ भी होगा, जैसे फिनाल में भी AR के साथ लगेगा OH। अब जैसे देखिए AR का मतलब एरोमेटिक होता है, यानी बेंजीन। इस प्रकार से यहाँ से लगेगा OH। तो यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर है उपस्थित C, इस C से भी OH यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये फिनाल है। फिनाल का मतलब हो गया कि जब हाइड्रॉक्सी ग्रुप किसी बेंजीन नाभिक से डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ पर देख रहे हैं जो OH लगा हुआ ये बेंजीन नाभिक से डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पर देखें तो ये फिनाल नहीं है, इस बात की पहचान हो जाए। एल्कोहल में हमने इस बात को बताया था। यहाँ देखिए ये जो OH लगा हुआ है, इस OH के कारण ये फिनाल नहीं है, क्योंकि ये OH इस एलिफैटिक पार्ट से लगा हुआ है। ये एलिफैटिक पार्ट होता है, ये इतना इसका एलिफैटिक पार्ट से होता है। जब हाइड्रॉक्सी समूह एलिफैटिक पार्ट से जुड़ा हो तब वो एल्कोहल कहलाता है। और जब OH बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा, ये है न्यूक्लियस, अगर यहाँ पर OH जुड़ा हुआ तो ये मतलब नाभिक से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे में फिनाल कहलाएगा, और जब एलिफैटिक पार्ट से OH जुड़ेगा तब ऐसी दशाओं में यह एल्कोहल कहलाएगा। बस यही सारी चीज़ें हैं। एल्कोहल फिनाल में हमें थोड़ा बहुत अंतर लेकर के चलना है। एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है, और बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जो लोग इस चैनल पर बराबर जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आप जान गए होंगे कि एल्कोहल का जो हाइड्रॉक्सी समूह होता है वह एलिफैटिक पार्ट से जुड़ा होता है, लेकिन जो फिनाल का हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है वो बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। अच्छा, इतनी सारी बातें हैं ये। इससे एक नाम और है जो हम जानते हैं, चर्चित नाम है कार्बोलिक। थोड़ी सी भूमिका जान ले, उसके बाद बताते हैं। कार्बोलिक कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आया था BHU एंट्रेंस में, BHU एंट्रेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोलिक अम्ल क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। अब देखिए कार्बोलिक अम्ल तो यही फिनाल ही है। वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था H2CO3 भी। देखिए कितना अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है जो आपके दिमाग को कन्फ्यूजन में डाल सकता है। जैसे H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ये देखिए ये है कार्बोनिक अम्ल, और यही जो फिनाल है, ये फिनाल, इसको कार्बोलिक। यहाँ पर निक और लिक का केवल अंतर है। तो ढेर सारे बच्चों ने यहाँ गलती किया होगा कि H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, वह उसी को कार्बोलिक जान बैठे होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकला, बस बहुत थोड़ा सा अंतर है, ये लिक में और ये निक में। यहाँ पर लिक होगा तो ये फिनाल होगा, और निक होगा तो ये कार्बोनिक अम्ल होगा, जो कि H2O पर कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने से प्राप्त होता है। एक बात और ध्यान देंगे कि दोनों ही पदार्थ, चाहे कार्बोलिक अम्ल हो चाहे कार्बोनिक अम्ल हो, दोनों ही वीक एसिड होते हैं, बहुत ही कमज़ोर एसिड होते हैं, कार्बोनिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल। चलिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसे पहले जान लें, उसके बाद तब हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक को। पहले ये जानिए क्या क्या इसमें पढ़ना है। आज
इसमें पूरी पढ़ाई हम नहीं करेंगे, बस हम चाहते हैं इस चैप्टर को 2 खंडों में बांट दिया जाए, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा, 2 खंडों में सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम पहले बता दें क्या पढ़ना है। पहले आप फिनाल के बारे में पढ़ेंगे, फिनाल इंट्रोडक्शन। फिनाल इंट्रोडक्शन एक सामान्य सा परिचय, जैसे अभी हमने बताया कि ये फिनाल होता है, ऐसे ही सामान्य सा परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन में ही नाम वगैरह पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नाम के लिए है नहीं। फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं, वो सारी चीज़ें आप फिजिकल प्रॉपर्टी इसी इंट्रोडक्शन में पढ़ लेंगे। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टियां हैं वो सब आपको इंट्रोडक्शन के जरिए दे दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसे हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये आपको खूब अच्छे से पढ़ना है एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और एसिडिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, यानी कि फैक्टर इफेक्ट ऑन देयर एसिडिटी, बस यही आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। और ये जो टॉपिक है ये आपको हम सेकेंड लेक्चर में देंगे। केमिकल प्रॉपर्टी जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है, और साथ साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट डालते हैं, इसकी एसिडिटी को कमज़ोर करते हैं या इसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, ये सब हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। बस आज केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और इंट्रोडक्शन में फिर आपको बताएंगे फार्मेशन में केवल एक फार्मेशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कैसे तैयार करते हैं फिनाल, हम इसे बताएंगे। वो प्रोसेस जो है डाउ प्रोसेस कहलाता है। आप जानते हैं ये प्रोसेस इंडस्ट्रियल है, और हमें इंडस्ट्रियल पढ़ना भी चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में फिनाल कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम इसको क्लासीफाइड कर देते हैं। ये आपको मिलेगा L1 में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में, और सेकेंड लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगे, जिसमें आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज बताई जाएगी। एसिडिक प्रॉपर्टीज के साथ वो फैक्टर कौन कौन से होंगे, जैसे ये फैक्टर हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। 2 ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यही दोनों ग्रुप इसकी अम्लीयता को प्रभावित करेंगे। फिलहाल हम पहले लेक्चर में एक बेस दे देंगे कि कैसे ये प्रभाव डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेकेंड लेक्चर के लिए में भी हमें बना करके रखना है, ताकि वो भी एक कंप्लीट लेक्चर रहे, आपके लिए सबसे बेहतर रहे। और हम तुलना भी करेंगे एक बात को लेकर के कि जो ROH होता है, ROH की एसिडिटी कैसी होती है किसी फिनाल के सामने, तुलना जरूर कराएंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एसिडिक प्रॉपर्टी होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी इम्पॉर्टेंसी को देखते हुए ज़रूर चर्चा करेंगे हम किसकी, ROH और AROH में, इसके बीच में कितना अंतर होता है, कौन ज़्यादा एसिडिटी को शो करता है, कौन कम। साथ साथ तुलना में ये भी होगा, H2CO3 भी होगा, H2O भी होगा, क्योंकि H2O तो अम्ल है नहीं, उदासीन नेचर का होता है। ये भी किया जाएगा RCOOH, मतलब जहाँ तक हो सकेगा ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। और सेकेंड लेक्चर जिसमें इन सभी चीज़ों से RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, AROH, ROH, H2CO3, H2O, इन सभी की तुलना कराई जाएगी किसके साथ,
AROH के साथ, फिनाल के साथ, मतलब ये ज़्यादा अम्लता को बर्दाश्त करते हैं या फिर ये सब करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस लेक्चर में मिलेंगी। उस सेकेंड लेक्चर का आप इंतज़ार करिए जो कि कल मिलने वाला है। चलिए आज की लेक्चर में हम फिनाल के इंट्रोडक्शन क्लास को देखने वाले हैं और डाउ प्रोसेस को, जिससे हम कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में फिनाल प्राप्त करेंगे। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, फिनाल जो होता है यह भी एक हाइड्रॉक्सी कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन का हाइड्रॉक्सी कंपाउंड है। यही समझेंगे, फिनाल का मतलब हो गया कि जब कोई हाइड्रॉक्सी समूह, ऐसे फिनाल में हाइड्रॉक्सी समूह उसके बेंजीन नाभिक से डायरेक्टली अटैच होता है, ये हो गया फिनाल। ये भी फिनाल है, ये भी फिनाल ही है, बस डाइहाइड्रिक फिनाल हो गया। दो जगह पर OH लगा हुआ, लेकिन दोनों OH ही बेंजीन के नाभिक से जुड़े हुए हैं। और एक बात जानिए, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है, हम लिख दें इसको, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस के साथ साथ यह एक दुर्बल अम्ल भी है, अभी बताएंगे। यह दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? क्योंकि ये नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है। तो इससे यह नहीं कन्फर्म होता कि दुर्बल अम्ल है तो नीले को लाल करेगा, प्रबल होगा कुछ और करेगा, नहीं। यह केवल अम्लता की पहचान के लिए है कि नीले लिटमस पेपर को यह लाल कर देता है। अच्छा, ये जो है फिनाल, ये कोल तार से, कोल तार मतलब ये पेट्रोलियम के अंतर्गत आएगा। ये कोल तार के प्रभाजों से प्राप्त किया गया है। जो प्रभाज होते हैं, कार्बन का जो अंतर होता है, उन्हीं अंतरों के मध्य से प्राप्त किया गया है। इसीलिए इसका नाम कार्बोलिक अम्ल है। इसका नाम कार्बोलिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि यह कोल तार के प्रभाजों के मध्य से प्राप्त किया गया है, ये कार्बोलिक अम्ल हो गया। और उसके साथ साथ आगे यह एक जीवाणुनाशक पदार्थ भी है। जीवाणुनाशक, ये नोट करेंगे, फिनाल जो होता है एक जीवाणु नाशक पदार्थ भी है। सर्वप्रथम जीवाणुनाशी के रूप में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिस्टर। लिस्टर ने सर्वप्रथम इसको जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया था। अगर हम बात करें फिनाल के खोज की, तो रंगे नामक वैज्ञानिक थे। इसको हम लिख देते हैं, खोजकर्ता की अगर बात करें तो सर्वप्रथम रंगे ने इसे प्राप्त किया था। और कितने में? 1884 ईस्वी में, शायद ये 1884 ईस्वी में रंगे ने इसे, 34 में रंगे ने इसे प्राप्त किया था। अब कैसे प्राप्त किया था, उसी को अगर हम बनाएंगे तो वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। चलिए देखते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कौन सा है। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्रिस्टलीय ठोस होता है, दुर्बल अम्ल होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कोल तार से प्राप्त किया गया होता है, कोल तार के प्रभाजों के मध्य से निकाला गया होता है, इसीलिए इसे हम कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। जीवाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम लिस्टर ने इसका प्रयोग किया था। साथ साथ खोजकर्ता की बात करें तो रंगे इन 1834 में इसकी खोज किए थे, इसको बनाए थे। बनाने के लिए उन्होंने डाउ प्रक्रम प्रोसेस का प्रयोग किया था। डाउ प्रोसेस क्या होता, अभी इसको बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। और एक बात जानिए, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये सफ़ेद होता है, लेकिन जैसे ही इसे हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो कुछ समय बाद यह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसे भी ध्यान देंगे कि ये कुछ समय पश्चात जब ये स्वतंत्र वातावरण में रख दिया जाता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है और ये चेंज हो जाता है गुलाबी रंग में। चलिए पहले बना लेते हैं इसको, कैसे बनता है ये, क्या है डाउ प्रोसेस।
देखिए डाउ प्रोसेस में अक्सर गलतियां हो जाती हैं रिएक्शन को लिखने में। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन पर हमें क्रिया करानी है सोडियम हाइड्रॉक्साइड की। उपस्थिति होनी इसकी 200 एटीएम दाब होगा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण यही है, दाब भी होगा और लगभग 300 से एवब या 300 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो टेम्परेचर होगा। प्रेशर 200 एटीएम, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। इतने अवस्था में 200 और 300 दाब और ताप की अवस्था में ये चेंज हो जाता है किसमें, फिनाल में। ये चेंज फिनाल में होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह डायरेक्ट फिनाल में चेंज नहीं होता है। गलती हम कर बैठते हैं, ये कभी भी ये डायरेक्ट फिनाल में इस प्रकार से यदि आप बना लेंगे तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। जैसे बहुत आसान लग रहा होगा कि ये Na पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये जाएगा यहाँ पर और ये आएगा ये जाएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर, तो बन गया फिनाल। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसमें 2 स्टेप होता है। पहले स्टेप देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझने मात्र के लिए था ये। पहले स्टेप में क्या होगा, ये देख रहे हैं, ये जो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड जब क्रिया करता है, प्रेजेंटेशन वही 200 एटीएम दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप। तो सबसे पहले जो ये वाला हिस्सा ONA वाला हिस्सा है, ONA वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा, ONA वाला, और Cl यहाँ से मुक्त हो जाएगा। यानी कि ये जो सोडियम NaO वाला हिस्सा है ये जाकर के यहाँ सेट होगा। ये कह सकते हैं ऐसे, ये हो गया। देख रहे हैं ONA जाकर के जो पहले स्टेप में यही। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये ONA, अब यह ONA जल अपघटित होगा अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल का मतलब H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव की दशा में जब आएगा तो यहाँ पर हम गिब्स आउट करेंगे फिनाल। यहाँ देख रहे हैं 2 स्टेप, पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, और दूसरे स्टेप में हमें जा करके फिनाल मिलता है। यहाँ पर देखेंगे क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया करवाए हैं 200 एटीएम दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और यहाँ पर बनता है सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम बेंजोएट बन गया पहले स्टेप में, और वही सोडियम बेंजोएट जो होता है दूसरे स्टेप में जल अपघटित होगा। देख रहे हैं H पॉजिटिव और H2O की उपस्थिति में जल अपघटन क्रिया होगी, और जल अपघटन के बाद ही मिलेगा आपको ये फिनाल। ये जाकर के यहाँ पर फिनाल प्राप्त होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी प्रोसेस को डाउ प्रोसेस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है डाउज प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। फिनाल बनाने के लिए यह एक इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है। इसमें आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराएंगे तब जाकर के फिनाल प्राप्त होता है। लेकिन 2 स्टेप में, एक में सोडियम बेंजोएट बनता है और दूसरे स्टेप में जाकर के सोडियम बेंजोएट का जल अपघटन किसी अम्ल की उपस्थिति में होता है, तब जाकर के फिनाल प्राप्त होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कमेंट करेंगे क्या आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। फिर अगला स्टेप लेते हैं। थोड़ा सा अम्लता के बारे में बता दें, चूँकि कल इस अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक कैसे अम्लता को अस्थायी करते हैं, ये सारी चीज़ें कल बताएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि अब बीक एसिड होता है। बीक एसिड होता है तो पहले जान लीजिए एसिड होता है, यही बड़ी बात है। एसिड होने के लिए H पॉजिटिव का निकलना अनिवार्य होता है। यहाँ पर जो फिनाल देख रहे हैं, ये है फिनाल। फिनाल यहाँ पर 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। गिब्स आउट हम करते हैं अगर रिवर्स रिएक्शन करते हैं ऐसे।
तो ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, शेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इधर खिंचे हुए चले जाते हैं, और जब एक इधर खिंचे हुए चले जाते हैं तो मिल जाता है फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड हो गया, और प्लस ये H पॉजिटिव। तो इसी H पॉजिटिव के कारण इसमें अम्लीयता आ जाती है। अब अम्लीयता आ गई, अब आपको ये जानना है कि ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है। ये सारी बातें तब समझ में आएंगी जब आप ये पहचान लेंगे कि क्या ये हाइड्रोजन आसानी से निकला है। ध्यान दीजिएगा, यदि यह हाइड्रोजन आसानी से निकला है तो यह प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा जाएगा, और यदि ये आसानी से नहीं निकला है तो यह दुर्बल की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अब ये जानना तो आसान है नहीं कि ये अम्ल जो हाइड्रोजन निकला है अम्लता को प्रदान करने के लिए आसानी से निकला है या कठिनाई से निकला हुआ है। इस बात की पुष्टि रिएक्शन से तो नहीं की जा सकती। तब आपको ये देखना होगा कि जो इसका शेष बचा हुआ हिस्सा है, जिसको आपने फिनॉक्साइड कहा, तो फिनॉक्साइड अस्थाई है कि अस्थाई है। मतलब H के निकल जाने से हमने एक बात का क्लियरेंस तो नहीं दे मिला हम लोगों को कि H पॉजिटिव आसानी से निकला है या कठिनाई से निकला है, इस बात का कोई क्लियरेंस नहीं। तो अब इसका क्लियरेंस होगा कैसे? होगा क्या कि जो इसका दूसरा वाला हिस्सा बचा हुआ है फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड अस्थाई है कि अस्थाई। देखेंगे, यदि अस्थाई होगा तो प्रबल अम्ल होगा, और यदि अस्थाई होगा तो यह दुर्बल अम्ल होगा। अब ये कैसे जानेंगे? इसे जानने के लिए हमें देखना होगा क्या वह रेजोनेंस के रूप में तो नहीं है, क्या वह इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में है, +I या -I के रूप में तो नहीं है। मतलब ये किस प्रकार से इसका अस्थायित्व बनेगा। यदि अस्थायित्व बनाने की क्रिया होगी, दो बातें होती इसमें, या तो इसके निकल जाने से तुरंत अस्थायी हो जाए तो ये मानेंगे प्रबल अम्ल है, और यदि इसको अस्थायित्व के रूप में लाना पड़े तो समझ लीजिए कि दुर्बल है, क्योंकि लाना पड़ रहा ना, ये अस्थायित्व था नहीं, इसको अस्थायित्व के रूप में लाना पड़ रहा है। तो जब लाएंगे तब अस्थायी होगा। इसका मतलब शुरुआत में प्रोसीडिंग स्टेज में यह एक प्रबल अम्ल नहीं था बल्कि दुर्बल अम्ल था। इसे प्रबल अम्ल बनाने के लिए इसको स्टेबिलिटी के क्रम में लाना पड़ा, और उस स्टेबिलिटी के क्रम में लाने के लिए कुछ फैक्टरों को साथ में लाना पड़ा, जैसे EWG, EDW। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप आया या कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप आया, ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये सब दशाएं आएंगी तब जा कर के उसकी स्टेबिलिटी तय हो पाएगी। तो ये सब अगर करते हैं तो मतलब उसके दुर्बल अम्लता का ये परिचायक होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने बताया कि इसे हम आपको देंगे L2, यानी कि सेकेंड लेक्चर में देंगे, और वहाँ पर एक कंपैरेटिव मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, एल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोनिक अम्ल से। यहाँ पर सबसे हम इसका कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके बताएंगे या एक वीक एसिड क्यों, इसके आगे और सब एसिड जो होते हैं एक अच्छे एसिड होते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन इससे अच्छे होते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज का क्लास यहीं पर क्लोज किया जाता है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, क्या आपको डाउ प्रोग्राम अच्छे समझ में आया है, और जो हमने कल बताया है कि सेकेंड लेक्चर में आपको एसिडिटी ऑफ फिनाल मिलेगा और कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे, यानी कि एल्कोहल, फिनाल और जल या कार्बोनिक अम्ल के बीच में एक तुलना करेंगे कि फिनाल कैसे दुर्बल अम्ल है। ये सारी बातें होंगी कल। बस आज की वीडियो यहीं पर क्लोज की जाती है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।